राधे राधे, नमस्ते। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो वर्णमाला हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, वर्णमाला की थ्योरी, और आज हम वर्णमाला के PYQ देखेंगे जो विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे सभी के यहाँ और ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? तो शब्द को। जब सार्थक लग जाएगा तो शब्द बताएंगे, क्योंकि सार्थक लघुत्तम इकाई भाषा की शब्द है। जिसका अर्थ हो वो सार्थक हो गया। तो अर्थ वर्ण का थोड़ी होगा, अर्थ शब्द के ही तो होते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, लेकिन भाषा की सबसे सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वो शब्द है। तो ये दोनों प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। भाषा की मूल इकाई क्या है? तो भाषा की मूल इकाई वर्ण या ध्वनि है। ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। तो विकल्प में जो भी हो, भाषा की मूल इकाई यदि ध्वनि है तो ध्वनि, वर्ण है तो वर्ण। इसके बाद आगे है कि हिंदी भाषा की कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं? तो हिंदी भाषा की कुल 52 वर्ण लिपियाँ हैं। कितनी वर्ण लिपियाँ हैं? 52। इसके बाद है वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है, 52। फिर है कौन स्वर नहीं है? तो इया। इया आपका व्यंजन है। विकल्प में 3 स्वर दिए होंगे और एक इया होगा जो कि स्वर नहीं व्यंजन है। फिर है री। री किस ध्वनि, री जो ध्वनि है ये किस स्वर के अंतर्गत आती है, ह्रस्व या दीर्घ? तो 4 ह्रस्व स्वर हैं, अ, ई, उ, री। तो री ध्वनि क्या है? ह्रस्व स्वर है। इसके बाद है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। इसके बाद है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इसके बाद है वृष्टि। वृष्टि शब्द में किस मात्रा का उपयोग हुआ है? तो वृष्टि में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। इसके बाद है री क्या है? तो री स्वर है। स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों का उच्चारण, तो स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण होता है। स्वर किसका भेद है? तो स्वर वर्ण का भेद है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसके बाद है मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। इसके बाद है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये क्या हैं? तो ये तीनों स्वर हैं। ये तीनों स्वर के प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके बाद है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है। तो अभी पीछे मैंने बताया था कि ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, अ, ई, उ, री। इसके बाद है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं? तो उन्हें गुरु स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं।
इसके बाद है वह स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, मतलब दीर्घ में 2 गुना लगता है तो उसमें 3 गुना लगता है। वो कौन सा स्वर है? तो वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। प्लुत स्वर का उदाहरण जैसे है ओम, ये क्या है? प्लुत स्वर का उदाहरण है। इसके बाद है कि वह स्वर जिसको संयुक्त स्वर माना गया है। तो संयुक्त स्वर 4 हैं। कौन कौन से? तो मैं लिख देती हूँ। ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 संयुक्त स्वर हैं। तो आपको ध्यान देना है, संयुक्त स्वर कितने हैं? 4 हैं। ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद है ई, ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ई, ऊ संवृत स्वर हैं। कैसे स्वर हैं ये? संवृत। फिर है संवृत स्वर क्या है? तो संवृत स्वर है ई। ई क्या है? संवृत स्वर है। अर्धविवृत स्वर क्या है? तो अर्धविवृत स्वर है ऐ। अर्धविवृत में ऐ आता है और औ आता है। ये 2 अर्धविवृत में आते हैं, ध्यान रखिएगा। और अ भी आता है अर्धविवृत में, अ, ऐ, औ, ये तीनों अर्धविवृत में आते हैं। समृत में ई, ऊ, री आता है और आ आता है विवृत स्वर में। और अर्ध समृत में केवल ए और ओ आता है। इन्हें आप ध्यान रखिएगा, इन्हें भूल मत जाइएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो री वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है। घोष वर्ण है तो म क्या है? घोष वर्ण है। बोलते समय मुख के उच्चारण कितने स्थानों का प्रयोग किया जाता है? कितने उच्चारण स्थानों का? तो 4। बोलते समय मुख के 4 उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। मूर्धन्य व्यंजन है तो ड और ढ, ये क्या है? मूर्धन्य व्यंजन हैं। इसके बाद है ई और ई किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ई और ई तालव्य वर्ण हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इसके बाद य, र, ल, व, ये कैसे व्यंजन हैं? तो ये अंतस्थ व्यंजन हैं। य, र, ल, व, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, तो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद है वह समूह जिसके वर्णों के उच्चारण स्थान मूर्धा है, वो क्या है? तो मूर्धन्य स है, री है और पूरा ट वर्ग है। ट, ठ, ड, ढ, अढ़, इनके उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। इसके बाद है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण स्थान, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? कंठ। विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, अह। इसके बाद है कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए ओ और औ, ये कंठोष्ठ स्वर हैं। इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ को मिला के होता है। तो ओ औ 2 कंठोष्ठ स्वर हैं और ए, ऐ तालव्य कंठ तालव्य स्वर है और ओ औ कंठोष्ठ है। और कंठ वर्ण है तो अ और आ, और विसर्ग और पूरा क वर्ग, ये क्या है? कंठ वर्ग हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अ, आ, इन दोनों स्वरों का उच्चारण कंठ से होता है। इसके बाद है ई, च, छ, ज, झ, इया। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तो इनका उच्चारण तालों से होता है, तालव्य से। तो ई, च, छ, ज, झ, इया, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालव्य से। इसके बाद है जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने वर्गीकरण किए गए हैं या स्वर के कितने प्रकार हैं जिह्वा के आधार पे? तो 3 प्रकार हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार हैं। इसके बाद है ओष्ठ वर्ण है, तो ऊ और ऊ, ये दोनों क्या हैं? ओष्ठ वर्ण है, तो ध्यान रखिएगा इन्हें। कंठ तालव्य है, तो कंठ तालव्य है ए और ऐ कंठ तालव्य है, ओ और औ कंठोष्ठ है।
फिर है कि वह वर्ण जिसका उच्चारण कंठ और तालु से होता है तो वो कंठ तालव्य हो गया। कंठ तालव्य में ए और ए आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका। ओ और अ वर्ण कैसे हैं, तो ये कंठोष्ठ्य वर्ण है। इसके बाद है जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देंगे कि उन जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, तो उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, चंद्र बिंदु। फिर है अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है, तो अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान नाक और मुंह है। तो ध्यान रखिएगा इसे, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है, नाक और मुंह से। अनुनासिकता ये शब्द है, संभालना, संभालना में क्या है, अनुनासिक स्वर है। इसके बाद है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। नाक से भी निकलती है मतलब मुंह से तो निकलती ही निकलती है, नाक से भी निकलती है, तो अनुनासिक स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों स्थान से होता है। इसके बाद है जिन स्वरों की ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं, तो वे निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। निर्नुनासिक स्वर, जिन स्वरों की ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, निर्नुनासिक स्वर। इसमें नाक वर्जित है, केवल मुख होता है। इसके बाद है ओठों की आकृति के आधार पर अवृत्तमुखी स्वर है। अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी में आ जाता है आपका ई ए ऐ, ये अवृत्तमुखी स्वर होते हैं। ई ए ऐ, उ ओ औ ये वृत्तमुखी में आ जाते हैं। तो ई ए ऐ अवृत्तमुखी है, तो ओठों की आकृति के आधार पर अवृत्तमुखी स्वर है ई। इसके बाद है भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है, तो उ पश्च समृद्ध स्वर है। पश्च स्वर भी है और समृद्ध स्वर भी है। इसके बाद है वह शब्द जो स्वर का वर्गीकरण नहीं है, तो द्वित्व, द्वित्व स्वर नहीं होता है, द्वित्व व्यंजन होता है। इसके बाद है हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, तो हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि स्वर है। इसके बाद है जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा क आ प्लस मूर्धन्य स, ये जब मिलेगा तो क्षत्रिय बनेगा, तो क्षत्रिय क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। फिर है ट क्या है, तो ट दंत नहीं है, ट का उच्चारण मूर्धा से होता है। त वर्ग, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य है। त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, दंत्य से। इसके बाद है महाप्राण का उदाहरण कौन सा वर्ण है, तो भ, प, फ, ब, भ। महाप्राण वर्ण आपको पता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन वर्ण होता है वो महाप्राण होता है, तो भ चौथा व्यंजन है, तो भ महाप्राण है। फिर हिंदी की ठ ध्वनि क्या है, तो ठ, ट वर्ग में आएगा ठ, तो ठ मूर्धन्य है। य, र, ल व व्यंजन क्या कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। य, र, ल व व्यंजन अंतस्थ कहलाते हैं। इसके बाद है च, च वर्ण का उच्चारण स्थान, तो च वर्ण का उच्चारण होता है तालव्य से। तालव्य व्यंजन है च, छ, ज, झ, इ। तो च वर्ण का उच्चारण स्थान तालव्य है। इसके बाद है प, प वर्ग का उच्चारण स्थान, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है। आपको पता है 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ्य से, च का तालव्य से, ट का मूर्धा से, त का दंत्य से, प का ओष्ठ्य से। तो ये 5
वर्ग हैं, पांचों का उच्चारण स्थान 5 जगह से होता है। इसके बाद है त्रिवेणी में जो त्र व्यंजन का प्रयोग किया गया है तो त्र संयुक्त व्यंजन है। त किन दो वर्णों के योग से बना है? तो आधा त और पूरा र जब मिला है तो त्र बना है। तो ध्यान देंगे, त्र आधा त और र के मिलने से त्र बना है। फिर है सर्वज्ञ में ज्ञ का प्रयोग हुआ है। ज्ञ किससे बना है? तो आधा ज और ईय से मिलके ज्ञ बना है। तो आधा ज प्लस ईय ज्ञ। फिर है वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है, वो क्या है? तो वो घ है, क्योंकि ये तालव्य व्यंजन नहीं है, ये कंठ व्यंजन है, इसका उच्चारण कंठ से होता है। फिर है ओष्ठ वर्ण है तो प वर्ग पूरा ओष्ठ वर्ण है। प, फ, ब, भ, म ये क्या है? ओष्ठ वर्ण है। इसके बाद है संयुक्ताक्षर व्यंजन है तो 4 हैं संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ, स्र। इसके बाद है कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन है? तो 5 वर्ग हैं, क, ख, ग, घ, अंग। स्वर में अ और आ है और विसर्ग है, इनका उच्चारण कंठ से होता है। फिर दंत उच्चारण वर्ण है तो न त वर्ग में आएगा, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य है। फिर है वह व्यंजन जिसका उच्चारण तालु से होता है तो ज किस में आएगा? त वर्ग में। त, थ, द नहीं, तालु से ज है, च वर्ग में आएगा, च, छ, ज, झ, इय। तो ज का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। इसके बाद उष्म व्यंजन है तो आपको पता होना चाहिए, उष्म व्यंजन 4 हैं, श, स, श। इसके बाद ह, 4 उष्म व्यंजन हैं तो स, श, स, ह ध्यान रखिएगा। फिर है तालव्य और महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन है? तो तालव्य आपको पता है कि च वर्ग होता है, च, छ, ज, झ, इय। तो च वर्ग का होना चाहिए। महाप्राण के लिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन होना चाहिए और घोष के लिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन होना चाहिए। तो तालव्य, महाप्राण और घोष कौन होगा? तालव्य, महाप्राण और घोष वो होगा तालव्य वर्ग का, मतलब च वर्ग का चौथा व्यंजन घोष भी होगा, महाप्राण भी होगा। तो च, छ, ज, झ च वर्ग का चौथा व्यंजन है तो तालव्य, महाप्राण और घोष हो जाएगा। इसके बाद है वह वर्ण जो पंचमाक्षर है तो पंचमाक्षर है म। 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग के 5वां व्यंजन वर्ण जो है वो पंचमाक्षर है, अंग, इय, अड़, न, म। इसके बाद है कंठ, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है ह। इसके बाद है मूर्धन्य, अल्पप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है ड। फिर है ओष्ठ, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है भ। मूर्धन्य, अल्पप्राण और घोष वर्ग का उदाहरण है ट। मूर्धन्य ट वर्ग का होगा, अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन होगा और अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन होगा। इसके बाद है वह व्यंजन जो उष्म है तो तीनों स और ह उष्म में आते हैं। इसके बाद है घ, ग, ड, ठ, त, इनमें अघोष व्यंजन है तो इनमें अघोष, प्रत्येक वर्ग में 2 ही अघोष व्यंजन होता है। तो यहाँ पे अलग अलग वर्ग के लेकिन व्यंजन वर्ण लिया है। तो आपको पता है अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन होता है, तो जो पहला, दूसरा नंबर पे आएगा वो अघोष हो जाएगा। जैसे त पहले नंबर पे आ गया, ठ दूसरे नंबर पे आ गया तो त और ठ अघोष हो गया। बाकी घ, ग, ड ये क्या है? सघोष है। फिर ख क्या है? तो ख अघोष है क्योंकि ख क वर्ग का दूसरा व्यंजन है। फिर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। फिर है ज्ञ, ज्ञ किन वर्णों के योग से बना है? तो ज्ञ 2 वर्णों के योग से बना है, आधा ज और ईय। आधा ज और ईय मिला है तो ज्ञ बना है।
फिर जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गुरु स्वर कहते हैं। फिर श का उच्चारण स्थान तालु है। वह व्यंजन जो अंतस्थ है वो है य, र, ल, व। इसके बाद है वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो जिनका उच्चारण स्वर के सहायता से किया जा सके उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। फिर है ओष्ठ, अल्पप्राण और सघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है तो ब है। प, फ, ब। ब क्या है? अल्पप्राण भी है, सघोष भी है, क्योंकि तीसरे नंबर पे आ रहा है। तीसरा नंबर तो चौथा पांचवा सघोष होता है, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण होता है। फिर है कंठ, अल्पप्राण व्यंजन है ग। दंत ध्वनि है, पूरा त वर्ग आ जाएगा। ट वर्ग में व्यंजन है, ट वर्ग मूर्धन्य है। फिर है ट वर्ग मूर्धन्य है। तो यही दिया है, ये आपको पता हो ही गया है कि कौन दंत्य वर्ण है, कौन मूर्धन्य स्वर है। फिर च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो 2 हैं। प्रत्येक वर्ग में 2 महाप्राण, 3 अल्पप्राण होते हैं, 2 अघोष और 3 सघोष होते हैं। क वर्ग में घोष व्यंजन कितने हैं? तो प्रत्येक वर्ग में सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन 3 होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। तो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है क्षत्रिय, छ है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। य का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ट वर्ग का मूर्धा है, मूर्धन्य श है ये। फिर है कि वह व्यंजन जिसका उच्चारण स्थान तालव्य है तो च वर्ग का च, छ, ज, झ, ञ तालव्य है। और स्वर में आपका ई और ई तालव्य है, स्वर है। दंत ध्वनि त वर्ग है। ल और स का उच्चारण स्थान दंत्य है। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को दंत्य वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला की ब ध्वनि है, ओष्ठ्य है। अंतस्थ व्यंजन है व। ऊष्म वर्ण है श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन है ग। 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। संघर्षी व्यंजन है तो स, श, स, ह। पार्श्विक व्यंजन है ल, पार्श्विक है। तो ध्यान रखिएगा, पार्श्विक व्यंजन ल है। लुंठित और प्रकंपित र है, पार्श्विक ल है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, 5 वर्ग हैं। क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके बाद है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? 2 हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ऐसी 2 मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता, वे हैं अंग और अह। जिनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन जिनका समावेश में स्वर नहीं किया जाता है, ये न स्वर है न व्यंजन है, ये अयोगवाह हैं, अंग और अह। अनुस्वार क्या काम करता है? अनुस्वार पंचम वर्ण का काम करता है। अंग व्याकरण के अनुसार क्या है? अंग अनुस्वार है। इसके बाद है ध्वनि से क्वेश्चन आया है, ये लास्ट है, फिर दूसरा लेसन आ जाएगा हिंदी भाषा एवं बोलियाँ। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं कि वह दिल्ली से ही चला आएगा। वाक्य में किस पर बलाघात है? किस पे बल दिया गया है? तो ही पे। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो क्या कहलाती है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो युग्मक कहलाती है। जैसे दिल्ली, ल का द्वित्व हो गया। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का उदाहरण है संपृक्त ध्वनि का। ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में अशुद्ध है तो च तालव्य भी है, महाप्राण भी है। हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। अभ्रंश की वर्णमाला में म व्यंजन ध्वनि भी सम्मिलित है, तो अभ्रंश की वर्णमाला में म व्यंजन ध्वनि भी सम्मिलित है।
कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या होगा? कक्षा। नासिक के व्यंजन क्या है? ईय नासिक के व्यंजन है, ईय। इसके बाद है कि वह शब्द जिसमें र व्यंजन नहीं है, मातृभूमि में री है, र नहीं है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें आकारांत कहते हैं। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। अनुनासिक वर्ण क्या है? म है। दृग, दृग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आधा द प्लस री प्लस आधा ग प्लस अ, दृग। उद्यान का क्या होगा विच्छेद? तो उद्यान में पूरा उ है, आधा द है, फिर पूरा य है, फिर आ है, फिर आधा न है, फिर अ है, उद्यान। फिर एक काकल्य वर्ण है तो ह काकल्य वर्ण है। फिर है र का विवरण क्या है? तो र वत्सर्य ध्वनि है। वत्सर्य ध्वनि 4 होती हैं, न, स, र, ल, ये वत्सर्य ध्वनि है 4, उसमें र आता है। फिर ल लुंठित भी है, र को लुंठित प्रकंपित दोनों कहते हैं। र सघोष भी है क्योंकि य, र, ल, व अंतस्थ है और अंतस्थ व्यंजन सघोष और अल्पप्राण होते हैं। फिर अर्धस्वर कहलाता है तो अर्धस्वर है य, अर्धस्वर 2 हैं, य और व। फिर है स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है ख। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। इसके बाद है वर्णमाला का वह अक्षर जो पुल्लिंग नहीं है तो वो है ई और ई, ये स्त्रीलिंग है। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उनका स्थान क्या है? तो जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें काकल्य व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके बाद है प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आके वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो ऐसे उच्चारण स्थान को वत्सर्य कहा जाता है। ध्यान देंगे, जिह्वा की नोक, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण स्थान को वत्सर्य कहते हैं। इसके बाद है हिंदी में आ पे चंद्र बिंदु लगा है। इस ध्वनि का समावेश कहाँ से हुआ है? तो इसका समावेश अंग्रेजी से हुआ है, आ। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये ध्वनि एवं वर्णमाला चैप्टर समाप्त हुआ। ये छोटे छोटे बहुत पॉइंट हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, इन्हें इग्नोर नहीं करना है। छोटी से छोटी चीज़ कहते हैं ना, बड़ा बड़ा लोग आजकल जितना लोग डीप पढ़ रहे हैं उतना लाइटली प्रश्न आ रहा है। फिर बाद में क्या कहते हैं? बाद में कहेंगे कि हम तो बहुत डीप पढ़ लिए थे इसीलिए आसान बचा नहीं पाए और फेल हो गए। ये कहने का मौका मत आइए, क्योंकि कितना भी आपके पास नॉलेज हो, रिजल्ट नहीं बनेगा ना। रिजल्ट नहीं बनेगा, आपका रिजल्ट देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आपको कितने कठिन प्रश्न आते हैं, कितनी प्रमाणिक बुकों का आपने अध्ययन किया, आपने क्या किया है, कुछ मायने नहीं रखा जाएगा। केवल ये मायने रखेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कल अभी किसी का फ़ोन आया था एडमिशन के लिए, कह रहे थे मैम हम बस टेस्ट देंगे, पढ़ना होना तो नहीं है, हमने बहुत पढ़ा है मैम, हमारा जीआरएफ है, हम पीएचडी कर लिए हैं और फिर भी अभी बेरोज़गार हैं और हमारा पिछली बार 1 नंबर से रुक गया था, हम हमेशा 1-2 नंबर से ही छट जाते हैं और आसान प्रश्न गलती करके हमेशा छटते हैं। तो मैंने कहा फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जब आप आसान नहीं बचा पा रहे। उनके पास देखिए ज्ञान की कमी नहीं है, जो इंसान जीआरएफ किया, पीएचडी किया, ज्ञान की कमी तो बिल्कुल नहीं है। होगा, बिल्कुल बात है, ये तो बेसिक से कि ज्ञान होगा ही होगा, लेकिन रिजल्ट कहाँ से बनता है? रिजल्ट के लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, कुछ प्रश्न हैं जिनके आने तय हैं, कुछ टॉपिक है जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते हैं। जब ज़्यादा ज्ञान होता है आदमी में ना तो वो लाइटली क्वेश्चन को छोड़ देता है। ये क्या पढ़ना, ये तो हम बता ही देंगे, ये तो हमें आ ही जाएगा।
और वही गलती करके आ जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये कभी मत करिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत लोग बहुत सीनियर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत नॉलेज है। आप लोग ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे बता देते हैं कि मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ, अच्छा ये भी चीज़ है। तो मुझे पता है आपके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन ये टीजीटी पीजीटी ये जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे इन सब चीज़ों का, फैक्ट का, इन सब हल्के हल्के प्रश्नों का बहुत महत्व है। आप देखिए हर एग्ज़ाम उठा के जो इस समय एलटी का प्री हुआ, चाहे जो भी हो रहा है, ये मारस हो, केबीएस एनबीएस हो, कितने लाइटली प्रश्न आ रहे हैं और आदमी डूब कहाँ जा रहा है, एकदम कठिन पढ़ने में भाग रहा है, एकदम कठिन की तरफ आ रहा है, एकदम बेसिक। अब वो बेसिक बचा नहीं पा रहा है। आप बेसिक की तरफ एकदम रहिए, अपने आप को बेसिक से अलग मत करिए, ये प्रण कर लीजिए। और कितना भी कोई चीज़ लगे, आपको कोई स्वर पढ़ाए तो भी आप अहंकार मत रखिए कि बैठ स्वर हम पढ़ेंगे, ये मत रखिए। हाँ हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है, हो सकता है हमें रिकॉल ना आए, हमसे गलती हो जाए, रिवीजन हो जाएगा। कोई आपको मतलब क्या बोलते हैं क ख ग घ भी पढ़ाए तो शांति से पढ़ लेना है, हो सके एग्ज़ाम में आए तभी वो आदमी हमें पढ़ा रहा है, या हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना है। हम गलती कर सकते हैं तो भूलना नहीं। जैसे मैं कोई चीज़ लिखती हूँ, मेरी क्वेश्चन लिखने की आदत है, डेली हमेशा वन लाइनर बनाती रहती हूँ, तो कभी मैं सोचती हूँ अरे ये प्रश्न तो बहुत बार लिख दी हूँ, अब नहीं लिखूँगी, फिर भी मैं लिखती हूँ। मेरा मन नहीं मानता है, बार बार कहता है कि कहीं वो प्रश्न नाराज़ होकर गलती न करवा दे मुझसे, कि देखो आसान समझ के छोड़ दिए, वही गलती हो जाए। तो आसान हो चाहे भारी हो, मैं लिखने से थकती नहीं हूँ कि भारी लिखेंगे तो भारी को भले अलग छाट के कर लेंगे बाद में, ताकि भारी भारी वाला जो है मतलब जो दिक्कत कर रहा है, याद नहीं हो रहा है, याद कर लें। लेकिन आसान को कभी हम लिखना या पढ़ना छोड़ नहीं सकते हैं। अपने बेसिक से हमेशा जुड़े रहना है, वो रिजल्ट बनाता है। और जो बेसिक से जुड़ा रहेगा, भले उसके पास ज्ञान ही नहीं है, लेकिन वो रिजल्ट बनाएगा, और रिजल्ट बना लेगा, फिर दुनिया में आपसे अधिक ज्ञानी कोई नहीं है। सुनना पसंद आपको लोग करेंगे, आप जो बताएंगे सब सही होगा। तो रिजल्ट बनाना है। आप देखते हैं छोटी छोटी गलतियों से लोग बाहर हो जाते हैं, एक नंबर से, बहुत नॉलेज होता है लेकिन रिजल्ट बिगड़ जाता है। अब फेल तो फेल, अब वही एक नंबर से कोई पास हो गया, पूरा एक नंबर की कितनी वैल्यू है, पूरा उसका कैरियर सेट हो गया, अब निश्चिंत होकर एकदम पढ़ेगा। अभी कल मैंने एक वीडियो भेजा था ग्रुप में कि सरकारी नौकरी की खुशी क्या होती है, तो किसी ने कहा था कि सरकारी नौकरी के बाद ही तो असली संघर्ष शुरू होता है। तो जब सरकारी नौकरी में आपको संघर्ष है, जो भी लोग कहते हैं, तो मुझे ये लगता है कि छोड़ दीजिए। जिसको लग रहा है मुश्किल, जाए एक बार प्राइवेट सेक्टर में, और इतनी बुरी दुर्दशा आपकी की जाएगी, इतनी बुरी दुर्दशा मैंने देखा है। पापा हमारे प्राइवेट में ही काम किए हैं, इतना वर्क होता है और पैसा कुछ नहीं होता है। या तो हाँ बहुत अच्छी डिग्री इंजीनियरिंग किए हैं, IITN है, तो प्राइवेट में जाइए, बहुत कम पैसा होता है, मज़दूरों की तरह खटाया जाता है, वो छोड़ के आ जाएंगे और लगेगा कि हे भगवान उससे बढ़िया 10 घंटा पढ़ के नौकरी ले लो। सरकारी में बहुत कम लोड होता है, बहुत अच्छा एकदम रिलैक्स होता है। संघर्ष होगा तो आप कहते हैं सरकारी नौकरी के बाद संघर्ष शुरू होगा, तो क्या चाहते हैं आपको सरकार नौकरी के बाद सोए सोए खाना खिलाए? चलिए आपने तो पेपर निकाल लिया, अब आप सो जाइए, हम आपको हर महीने 80,000 देंगे। अरे आपकी तनख्वाह अगले साल 1 लाख होने वाली है, और थोड़ा बहुत आपको 5-6 घंटे की ड्यूटी करना, इसे कहेंगे कि संघर्ष है? अरे वो संघर्ष नहीं है, मुक्ति है, जीवन की मुक्ति मिल जाएगी इस जीवन से, नौकरी पा जाएंगे तो बहुत अच्छा जीवन है। मतलब इतनी खुशी होती है। मैं तो किसी का वीडियो देखती हूँ रिजल्ट का तो मुझे रोना आ जाता है खुद देख के। कितना खुशी होता है जब हम अपने दम पे कुछ करें, तो वो अलग खुशी होती है। जब तक आदमी बस देखता है, और जब अपने आप पे फील करेगा, जब हमारी बारी आएगी, हम अपनी किस्मत को बदलेंगे, हम अपने भाग्य को बदलेंगे, अपनी पहचान बनाएंगे, वो अलग फीलिंग होगी। उसके लिए शब्द ही नहीं बने हैं, और लगता है कि बस रो दो, सोच के ही रोना आ जाता है। कितनी अच्छी फीलिंग होगी जब रिजल्ट के PDF में अपना नाम देखेंगे। तो उसके लिए जी जान लगा देनी है, खूब मेहनत करना है, और आप लोग खूब मेहनत कर रहे हैं। थोड़ी भी लापरवाही नहीं कि एक दिन नहीं मन किया, आज मन नहीं है पढ़ने का, अरे मन नहीं है फिर भी पढ़िए। मन के साथ नहीं चलना है, मन को अपने अनुसार चलाना है। आप मन के अनुसार मत चलने लगिए, और छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिए, और आत्मविश्वास अपने अंदर रखिए कि मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा। निगेटिव कभी मत होइए। आप जो सोचेंगे आपके साथ वही होगा, तो अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। डरना नहीं है, डर जाते हैं तो आदमी आधा वहीं हार जाता है, और आत्मविश्वास जिसके अंदर है वो आधी लड़ाई तो ऐसे ही जीत गया, आधा पेपर में जीत जाएगा। तो बस ऑल दी बेस्ट, मन लगा के पढ़िए, और हम आपके साथ हैं। और टेस्ट सीरीज से जो जुड़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम तक लगातार टेस्ट होंगे आपके, प्रतिदिन होंगे।
आप हमारे से 499 में कंप्लीट कोर्स अवेलेबल करा दिया गया है एग्ज़ाम तक, तो जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज या कॉल कर सकते हैं जुड़ने के लिए कि मैम हमें भी आगाज बैच से जुड़ना है। फीस बस 999 से घटा के सीधे हाफ कर दिया गया है। चाहे पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो, आराम से आप निश्चिंत होकर एग्ज़ाम तक टेस्ट देंगे, पढ़ेंगे। टेस्ट की ही अब ज़रूरत है और एकदम सही गाइडेंस में आप पढ़ेंगे। अभी भी देर नहीं है, जुड़िए। और यदि आपके संपर्क में पहचान में कोई हो तो उनके यहाँ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि सब लोग पढ़ें और सब रिजल्ट बनाएं। तो ऑल दी बेस्ट। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। इस नंबर पे जुड़ने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।